Good evening, students. My name is Gunjan Sharma. I'm MBBS student at AIMS Nagpur. So today we will start with chapter number 14 of class 12th, that is ecosystem NCERT exemplar. तो हमने इसकी NCERT exemplar के MCQs, short answer type of questions, very short answer type of questions कर लिए थे in last 3 sessions, and today we will start with long answer type of questions of this chapter. So students, this chapter is very important. अगर हम नीट को कंसिडर करें तो प्लीज प्लीज रीड दिस चैप्टर वेरी सिंसियरली एंड every line of NCERT is very important. That's why NCERT exemplar में भी बहुत सारे questions इस chapter के दिए हैं, and we are done with all the questions of MCQs, very short and short. तो अभी हम आ जाते हैं long answer type of questions पे. This chapter in terms of board point of view and also NEET point of view is very important. तो आपको सारे questions करने हैं, इसके कोई भी question नहीं छोड़ना है, and ये chapter तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है. Okay. So let's start with question number 1 of long answer type of questions. Left screen पे आप देख रहे हैं, ये मैंने NCERT exemplar का पूरा जो बुक है, जो चैप्टर है, ये NCERT exemplar का वो लगाया है आपके लिए. यू कैन सी. एंड राइट स्क्रीन पे मैं आपको थोड़ी इमेजेस दिखाऊंगी अंडरस्टैंडिंग के लिए, और थोड़ा बहुत आपको दिखाऊंगी कि आपको कैसे आंसर्स लिख के आने हैं. एंड आई विल एक्सप्लेन यू ऑन लेफ्ट स्क्रीन ओनली. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं हम एंड समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा है. सो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस इस थोड़ा सा बड़ा है, ये लेंदी क्वेश्चन है. ठीक है. तो अच्छे से पढ़ना ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. क्वेश्चन बोल रहा है कि अ फार्मर हार्वेस्ट हिज क्रॉप एंड एक्सप्रेसेस हिज हार्वेस्ट इन 3 different ways. क्वेश्चन में बोला है कि एक फार्मर है जो अपने क्रॉप्स को हार्वेस्ट करता है और उसको एक्सप्रेस करता है 3 वेज में बताता है कि उसने अपनी क्रॉप को हार्वेस्ट किया है. हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? फसल को काटना. क्रॉप मतलब फसल, और हार्वेस्टिंग मतलब जब आपकी फसल पूरी पक जाती है खेत में तो उसको जब हम काटते हैं, सीजन आता है तो उसको बोलता है हार्वेस्टिंग. तो एक किसान है जिसने अपनी फसल काटी है और उसने 3 लैंग्वेज में उसने 3 स्टेटमेंट दी है. पहली स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर ए, उसने बोला है आई हैव हार्वेस्टेड 10 क्विंटल्स ऑफ व्हीट. बस इस स्टेटमेंट में उसने यही बताया है कि उसने 10 क्विंटल व्हीट को, फसल को उसने काटा है. ठीक है. व्हीट 10 क्विंटल उसने काटा है. एंड दूसरा स्टेटमेंट उसने बोला है कि आई हैव हार्वेस्टेड 10 क्विंटल्स ऑफ व्हीट. ठीक है. व्हीट मतलब अनाज. टुडे इन 1 एकड़ ऑफ लैंड. मतलब आज एक 1 एकड़ मतलब उसने एरिया भी दे दिया है लैंड का, और इतने एरिया में उसने 10 क्विंटल व्हीट को काटा है. ठीक है, फसल को. थर्ड स्टेटमेंट उसने दिया है आई हैव हार्वेस्टेड 10 क्विंटल्स ऑफ व्हीट इन 1 एकड़ ऑफ लैंड 6 months आफ्टर सोइंग. अब इस वाले स्टेटमेंट ने इसने अमाउंट भी दिया है 10 क्विंटल, उसने एरिया भी दिया है 1 एकड़, और उसने 6 महीना मतलब टाइम भी दिया है कि 6 महीना उसने उस फसल को बोया और उस फसल का ध्यान रखा, और 6 महीने के बाद उसने काटा है, तो उसने टाइम भी दिया है. तो अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि डू द अबोव स्टेटमेंट्स मीन वन एंड द सेम थिंग. अब क्वेश्चन में ये पूछा कि जो 3 स्टेटमेंट आप लोगों ने पढ़ी है क्या ये सेम है. इफ योर आंसर इज यस, गिव रीजन. इफ योर आंसर इज नो, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ईच एक्सप्रेशन. तो ऑब्वियसली स्टूडेंट, हमें देख के पता चल रहा है कि ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल भी सेम तो नहीं है, क्योंकि पहले स्टेटमेंट में हमने बस क्वांटिटी लिखा है, दूसरे स्टेटमेंट में एरिया के साथ क्वांटिटी लिखा है, एंड तीसरे स्टेटमेंट में क्वांटिटी के साथ एरिया और एरिया के साथ टाइमिंग भी लिखी है. तो तीनों स्टेटमेंट का मतलब भी डिफरेंट आएगा. अब क्वेश्चन में बोला है कि अगर ये डिफरेंट है तो क्या मतलब है, वो एक बार समझ लेते हैं. तो एक बार राइट स्क्रीन पे आप देखिए. सबसे पहले तो आपको यही लिखना है कि तीनों स्टेटमेंट का मतलब डिफरेंट है. ईच एक्सप्रेशन मीन्स अ डिफरेंट मीनिंग. ठीक है. तीनों स्टेटमेंट का मतलब डिफरेंट है, पहला तो आपको यही लिखना है. देन द स्टेट, जो ए स्टेटमेंट है उसकी बात की है यहाँ पे, स्टेटमेंट नंबर ए की बात की है. This statement signifies the total amount of wheat harvested by the farmer. That is the only quantity of wheat is given, but the area and the time in which it is harvested. तो स्टेटमेंट नंबर ए की बात ये की है कि स्टेटमेंट नंबर ए वैसे तो बस अमाउंट ऑफ व्हीट बता रहा है, लेकिन स्टेटमेंट नंबर ए में एरिया एंड टाइम दोनों की बात नहीं की है.
टाइम एंड एरिया नहीं बताया है, बस क्वांटिटी बताया है, ये दोनों नहीं बताया है। तो पहला स्टेटमेंट जो एक्सप्रेस कर रहा है वो बस एक क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर रहा है, ये आप लिखोगे, ठीक है। ये बस एक क्वांटिटी ही एक्सप्रेस कर पा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर ए के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर बी जो है वो क्या बता रहा है, इन दिस स्टेटमेंट ओनली द यील्ड इज स्पेसिफाइड, दैट इज द टोटल प्राइमरी प्रोडक्शन ऑफ व्हीट बाय द फार्मर एंड एरिया। तो स्टेटमेंट नंबर जो टू है, स्टेटमेंट नंबर टू में हमने देखा था कि एरिया बताया है, कितने एरिया में उसने फसल बोई, और उसने क्वांटिटी बताई है, ठीक है। क्यू मतलब क्वांटिटी एंड एरिया उसने बताया है। तो प्राइमरी प्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या है, प्राइमरी प्रोडक्शन का डेफिनेशन हमने पढ़ा था, इट्स अ टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय प्लांट्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। तो अगर आपको एरिया एंड क्वांटिटी पता है तो मतलब वो बता जो एक्सप्रेस जो बी स्टेटमेंट कर रहा है, एक्सप्रेस वो कर रहा है प्राइमरी प्रोडक्शन, ठीक है। तो बी स्टेटमेंट में आप लिख के आओगे कि ये प्राइमरी प्रोडक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है, क्योंकि प्राइमरी प्रोडक्शन के डेफिनेशन में ही है टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय प्लांट्स पर यूनिट एरिया। तो व्हेन द फार्मर सेज ही हैज हार्वेस्टेड 10 क्विंटल्स ऑफ wheat today in 1 acre of land, he refers to the quantity produced in a specific area, that is primary production. देन स्टेटमेंट नंबर सी की बात करते हैं। स्टेटमेंट नंबर सी में स्टूडेंट्स हमने देखा था कि एरिया बोला है, ठीक है। एरिया के साथ स्टेटमेंट नंबर सी में टाइम भी बताया है, टाइम भी बताया है एरिया के साथ, ठीक है। एंड क्वांटिटी तो बताया ही है स्टेटमेंट नंबर सी में। तो ये स्टेटमेंट नंबर सी में ये तीनों चीज बताई है, क्वांटिटी, एरिया एंड टाइम। एंड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का डेफिनेशन अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें आता है प्रोडक्शन ऑफ बायोमास, ठीक है, प्रोडक्शन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। पहले एरिया आएगा फिर आएगा टाइम, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो ये जिसमें टाइम भी है, एरिया भी है एंड प्रोडक्शन क्वांटिटी भी है, तो वो क्या होता है, प्रोडक्टिविटी होता है। तो स्टेटमेंट नंबर सी आपका प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को रेफर कर रहा है, ठीक है। एंड स्टेटमेंट नंबर टू आपका रेफर कर रहा है प्राइमरी प्रोडक्शन को, एंड स्टेटमेंट नंबर ए रेफर कर रहा है क्वांटिटी को। तो सी स्टेटमेंट में देखिए यहाँ पे सिग्निफाई कर रहा है टोटल प्राइमरी प्रोडक्शन ऑफ व्हीट बाय द फार्मर, एरिया एंड पीरियड। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को ये रेफर कर रहा है। Primary productivity is defined as the synthesis of biomass per unit area per unit time. When the farmer says that he has harvested 10 quintals of wheat in 1 acre of land 6 months after sowing, he refers to the primary productivity. ठीक है, जब फार्मर बोलता है कि उसने 10 क्विंटल व्हीट को बोया है इन 1 acre ऑफ लैंड 6 months आफ्टर सोइंग, तो वो रेफर करता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को। तो ये क्वेश्चन आपको अब क्लियर हो जाना चाहिए कि स्टेटमेंट नंबर ए क्वांटिटी को कर रहा है, स्टेटमेंट नंबर बी प्राइमरी प्रोडक्शन को कर रहा है, एंड क्योंकि वहां पे एरिया एंड क्वांटिटी दोनों दिया है। एंड स्टेटमेंट नंबर सी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को कर रहा है क्योंकि वहां पे एरिया, टाइम एंड प्रोडक्शन क्वांटिटी तीनों की बात की है, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर वन। अब हम जल्दी से क्वेश्चन नंबर टू को अंडरस्टैंड करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू आपको बोल रहा है, लेट स्क्रीन पे देखिए, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ इकोसिस्टम डायनेमिक्स। इकोसिस्टम को सोचते हुए आप इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करो। और स्टेटमेंट आपको क्या दिया है, लेट मी हाईलाइट दैट स्टेटमेंट फॉर यू। स्टेटमेंट आपको कुछ ऐसा दिया है, नेचर tends to increase the gross primary productivity. Nature tends to increase the gross primary productivity while the men tends to increase the net primary productivity. ठीक है, आपको स्टेटमेंट दिया है कि जो नेचर है वो आपका ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, और जो आपका ये है, जो आपका मैन है वो आपकी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, ये आपको स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। तो दिस इज तो योर स्टेटमेंट, एंड आपको इस स्टेटमेंट को क्या करना है, स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है इन टर्म्स ऑफ इकोसिस्टम को कंसिडर करते हुए, ठीक है। तो करते हैं इस स्टेटमेंट को हम जस्टिफाई, ठीक है। तो लेट्स सी ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है एंड वी विल जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। तो देखिए, सबसे पहले तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है एंड ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, ठीक है। तो दिस थिंग तो यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। तो सी ऑन योर लेफ्ट स्क्रीन, जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है ना स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, वो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से जब हम रेस्पिरेटरी लॉसेस
ठीक है। रेस्पिरेटरी लॉसेस को जब हम हटा देते हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, जितना भी प्लांट प्रोड्यूस करता है फोटोसिंथेसिस के बाद बायोमास, उसको बोलते हैं हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है। अब प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया, एनर्जी प्रोड्यूस किया, अब प्लांट ने वो एनर्जी रेस्पिरेशन में यूज भी किया, तो जितना एनर्जी प्लांट ने रेस्पिरेशन में यूज किया उसको उसमें से माइनस कर दो, तो जितना बचा होगा वो होगा आपका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आपका होगा। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम भी दिया है, सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब की प्लांट ने, जीपीपी बनाया। अब यहाँ पे जो इसने एनर्जी को यूज किया अपने सेल्यूलर वर्क के लिए, एंड कुछ एनर्जी को इसने स्टोर भी किया, तो जितना भी एनर्जी वो प्लांट बना रहा है ग्रॉस, उसमें से उसने रेस्पिरेशन को माइनस किया, तो जो एनर्जी बचा वो होगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आगे की चीज आपको आसानी से समझ आ जाएगी। अब आगे क्या बोल रहे हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का डेफिनेशन लिख के आ जाना, इट्स द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब जीपीपी वेरी करता है अकॉर्डिंग टू ईच ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, हर ट्रॉपिक लेवल पे जीपीपी वेरी करता है, क्योंकि हमने 10% लो पढ़ा है। 10% लो, 10% लो बोलता है कि ओनली 10% ऑफ एनर्जी ही आगे जाती है नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे, नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे। ठीक है, तो पहले अगर 1000 एनर्जी था तो उसका 10% कितना हुआ, 100 हुआ, तो 100 एनर्जी ही आगे जाएगा। अब जो ये 100 एनर्जी है इसका भी 10% एनर्जी जाएगा आगे, तो 10 ही जाएगा। ऐसे एनर्जी घटता रहता है और आगे बढ़ता रहता है, जीपीपी ऐसे ट्रांसफर होता है। तो द जीपीपी यूटिलाइज बाय द प्लांट्स माइनस द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, दैट इज रेस्पिरेटरी लॉसेस, डिफाइन एज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये हम पढ़ लिए हैं। उसके बाद ये देखिए जीपीपी क्या है, CO2 आया, प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया, जितना भी उसने एनर्जी प्रोड्यूस किया उसको बोल दिया हमने ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। तो इकोसिस्टम टेंड टू इंक्रीज द रेट ऑफ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन, ये प्रोडक्टिविटी, ये आपके स्टेटमेंट में दिया है कि जो इकोसिस्टम है वो इंक्रीज करता है रेट, एंड दैट इज ट्रू। क्यों इंक्रीज करता है, इकोसिस्टम के अंदर क्या क्या आता है, इकोसिस्टम के अंदर सब कुछ आता है, आपका एयर, आपका सनलाइट, आपके प्लांट्स। तो जितना ज्यादा प्लांट होगा, ठीक है, इकोसिस्टम में जितना अच्छा न्यूट्रिएंट रिच होगा, जितना ज्यादा अच्छा सनलाइट होगा, उतना ही ज्यादा आपका ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगा। ठीक है, तो इकोसिस्टम ने तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दिया। Human tends to increase the net primary productivity to ensure that food is available for the human population. ये आपके स्टेटमेंट ने बोला था। अब ये ट्रू कैसे है कि देखिए, जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आपका होता है वो प्लांट या इकोसिस्टम के यूज का नहीं होता है, वो मैन के यूज का होता है। तो ये मैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबको खाना मिले, ठीक है, सबको एनर्जी मिले, इसलिए मैन ही रिस्पॉन्सिबल होता है टू इंक्रीज द एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए मैन ही रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि मैन को ही जरूरत है उसकी। तो नेचर प्रोवाइड्स वेरियस बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स टू enhance the rate of gross primary productivity. Hence it can be said that nature tends to increase gross primary productivity. ठीक है, नेचर बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करता है, एबायोटिक एंड बायोटिक। बायोटिक के अंदर आ जाएंगे आपके छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स। एबायोटिक के अंदर आ जाएंगे आपके सनलाइट, आपके न्यूट्रिएंट्स। इसलिए नेचर तो रिस्पॉन्सिबल है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। अब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हो, सोलर एनर्जी आया, सारा एनर्जी स्टोर हो गया। अब इस एनर्जी में से कुछ एनर्जी प्लांट यूज कर लेगा, जो बचा कुछ एनर्जी होगा वो ह्यूमन को मिल जाएगा, तो उसको बोलेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब ह्यूमन क्या करेगा, ह्यूमन बीइंग नीड्स टू मेक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द बायोमास प्रोड्यूस। ठीक है, अब ह्यूमन बीइंग को जितना भी बायोमास बचा हुआ है प्लांट यूज कर लेगा, उसके बाद उसका यूटिलाइजेशन करना है। ये ह्यूमन बीइंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारे मैन पॉपुलेशन को वो खाना पहुंचाए। तो दिस इज अचीव इन वेरियस वेव्स। अब बहुत सारे तरीकों से ये अचीव होता है, जैसे कि मान लीजिए ये प्लांट आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें कुछ फ्रूट लगता है। अब इस फ्रूट को, ठीक है, इस फ्रूट को तोड़ के खाने का काम कौन कर रहा है, मैन कर रहा है। तो मैन एक तरह से क्या कर रहा है, जितना भी खाना मैन को मिल सकता है प्लांट से, इन एनिमल्स को खाता है मैन। ठीक है, इनसे जितना भी खाना मैन को मिल सकता है मैन खा रहा है। खा रहा है कि नहीं खा रहा है, खा रहा है ना। तो मैन की एक तरह से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये सारा का सारा खाना खुद को पहुंचाए। ठीक है, तो वो क्या करेगा, फ्रूट को तोड़ के खा जाएगा, इस ब्लड को मार के खा जाएगा। तो मैन ही रिस्पॉन्सिबल है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। तो फ्रूट्स विल बी लेफ्ट ऑन द ट्री फॉर लॉन्गर टाइम,
अगर ये बहुत ज्यादा टाइम तक फ्रूट इसके ऊपर रहेंगे, इस प्लांट पे रहेंगे, तो प्लांट का उतना ही एनर्जी लगेगा, ठीक है, खुद के ऊपर। तो उतना ही कम एनर्जी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में आएगा, क्योंकि एनर्जी ज्यादा तो प्लांट ही कंज्यूम कर लेगा। तो मैन क्या करेगा, इस फ्रूट को तोड़ के खा जाएगा। तो जो प्लांट है वो खुद के लिए कम एनर्जी लगाएगा और मैन को ज्यादा देगा। इस तरीके से मैन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। समझे ना आप? तो यही आपको लिख के आना है, फ्रूट्स विल बी लेफ्ट ऑन द ट्री फॉर लॉन्गर टाइम, इट विल रिजल्ट इन हायर रेस्पिरेटरी लॉसेस, the higher respiratory loss will reduce NPP. By plucking the fruit at the right time, a man tries to increase the net primary productivity. ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप अच्छे से समझ लीजिए, बिकॉज क्वेश्चन नंबर थर्ड जब मैं एनालाइज कर रही थी तो आई फाउंड आउट कि ये वाला क्वेश्चन नीट के अंदर एमसीक्यू बन के आ सकता है। ठीक है, आई विल टेल यू हाउ। तो लेट्स सी व्हाट क्वेश्चन नंबर थर्ड इज आस्किंग। इट इज अ पोटेंशियल क्वेश्चन टू बी एमसीक्यू इन नीट। ठीक है, तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम, आपको दिख रहा है ना? तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम विल बी more productive in terms of what, in terms of primary productivity, justify your answer। अब इसके अंदर आपको बहुत सारे इकोसिस्टम दे दिए हैं और आपको पूछ रहा है कि कौन सा इकोसिस्टम ज्यादा प्रोडक्टिव है इन टर्म्स ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जस्टिफाई भी करना है। और आपको इकोसिस्टम कौन कौन से दिए हैं, लेट मी हाईलाइट योर इकोसिस्टम। तो पहला इकोसिस्टम दिया आपको यंग फॉरेस्ट, दूसरा दिया है नेचुरल ओल्ड फॉरेस्ट, मतलब एक यंग फॉरेस्ट दे दिया, एक ओल्ड फॉरेस्ट दिया है। तीसरा दिया है शैलो पॉल्यूटेड लेक, एक लेक दी है जो पॉल्यूटेड है। एक फोर्थ दिया है एल्पाइन मेडो। एल्पाइन मतलब वही जो आपके एल्प ट्रीज होते हैं जहाँ पे, ठीक है, लंबे लंबे, एल्पाइन मेडो उसको बोलते हैं। एल्पाइन मेडो दिया है, यंग फॉरेस्ट दिया है, नेचुरल ओल्ड फॉरेस्ट दिया है, एक यंग फॉरेस्ट दिया है, एक शैलो। शैलो मतलब क्या होता है, जो ज्यादा डीप नहीं होता है उसको बोलते हैं शैलो। ठीक है, तो शैलो ज्यादा डीप नहीं है, जो पॉल्यूटेड लेक। ठीक है, एक लेक दिया है एल्पाइन। अब पूछा है कि कहाँ पे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आपकी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इनमें से कहाँ पे सबसे हाई रहेगी, और आपको जस्टिफाई भी ये करना है। ठीक है, तो एक एक करके बात करेंगे। उससे पहले एक बार प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को समझ लेते हैं कि क्या है। तो राइट स्क्रीन पे देखिए, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है स्टूडेंट्स। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू द रेट at which biomass is produced by organism। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, ये एक रेट है जिसपे बायोमास प्रोड्यूस होता है बाय ऑर्गेनिज्म दैट कन्वर्ट इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी रेट है जिसपे बायोमास प्रोड्यूस होता है बाय ऑर्गेनिज्म जो कन्वर्ट करता है इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को इनटू ऑर्गेनिक बायोमास। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, आपके प्लांट होते हैं। ये क्या करते हैं, ये लाइट एनर्जी और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को ऑर्गेनिक बायोमास में प्रोड्यूस करते हैं। प्लांट क्या करेगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, सॉइल के अंदर जो भी इनऑर्गेनिक मिनरल्स है उनको एब्जॉर्ब करेगा और फल फ्रूट बनाएगा, फसल बनाएगा। ठीक है, तो वो ऑर्गेनिक बायोमास में सब कन्वर्ट कर देता है। तो इसी को प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। इट्स अ रेट, इट्स व्हाट, इट इज रेट। रेट मतलब पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम एट विच बायोमास इज प्रोड्यूस। बायोमास मतलब ऑर्गेनिक बायोमास बाय ऑर्गेनिजम्स जो कन्वर्ट करते हैं इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक आपको समझ आ गया है, ठीक है, उसको ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब आपको समझ आ गया है कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है। नाउ अब एक एक करके हम देखते हैं जो भी आपको यहाँ पे दिए हैं। जैसे फर्स्ट दिया यंग फॉरेस्ट वर्सेस ओल्ड फॉरेस्ट, ये आपको देखना है। नाउ यू हैव टू फिगर आउट कि किस में सबसे ज्यादा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो यंग फॉरेस्ट वर्सेस ओल्ड फॉरेस्ट अगर हम देखें तो यंग फॉरेस्ट जो होगा वो अभी भी डेवलप हो रहा होगा, वहां पे ट्रीज और प्लांट्स ज्यादा होंगे नहीं। कोई यंग फॉरेस्ट होगा तो उसमें कुछ ही प्लांट्स होंगे, कुछ ही ट्रीज होंगे, क्योंकि अभी वो डेवलप हो रहा है। लेकिन अगर कोई ओल्ड फॉरेस्ट होगा तो वहां पे बहुत सारे प्लांट्स होंगे, बहुत सारे ट्रीज होंगे, बहुत सारे एनिमल्स होंगे। ठीक है, तो वहां पे नंबर ज्यादा होगा प्लांट्स का, एनिमल्स का, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स का, इकोसिस्टम ज्यादा डेंस होगा। इसलिए एक ओल्ड फॉरेस्ट के अंदर ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगा।
So, since a young forest is still developing, it may contain fewer trees compared to old forest. ठीक है, कम trees. The young forest therefore will not absorb the solar radiations as much as old forests that contain a well-established community of trees. Old forests are therefore more productivity as compared to young forest. अब हम बात करते हैं एक polluted lake की. आपको क्वेश्चन में polluted lake भी पूछा है. तो polluted lake does not support the growth of plants, hence it has low productivity. अगर ये पॉल्यूटेड लेक यहाँ पे बोला है, इसका मतलब है कि यहाँ पे प्लांट्स की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है, क्योंकि ये पॉल्यूटेड है, इसलिए इसकी तो सबसे लीस्ट प्रोडक्टिविटी होगी. ठीक है, इसके पास प्लांट्स ही नहीं है. अब बात करते हैं अल्पाइन मेडो की. अल्पाइन मेडो के पास शॉर्ट ग्रोइंग पीरियड होता है. दे डू नॉट हैव ट्रीज बट कंटेन सिंपल प्लांट्स. अल्पाइन के फॉरेस्ट के अंदर क्या होता है, बड़े बड़े ट्रीज नहीं होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स ही होते हैं, क्योंकि टाइम ज्यादा उनको मिलता नहीं है ग्रो करने का, तो वो प्लांट्स ही बन पाते हैं. इसलिए सिंपल प्लांट की कम्युनिटी होती है, जैसे ग्रास हो जाएंगे, श्रब्स हो जाएंगे, तो उनकी प्रोडक्टिविटी एक फॉरेस्ट के कंपैरिजन में लो रहेगी. ठीक है, लो क्यों रहेगी, क्योंकि उनके पास बड़े बड़े ट्रीज नहीं है, छोटे छोटे प्लांट्स ही हैं. इसलिए सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी अगर इस क्वेश्चन में मैं आपको पूछें, तो वो है नेचुरल ओल्ड फॉरेस्ट की. सबसे हाई प्रोडक्टिविटी रहेगी. उसका रीजन मैंने आपको बता दिया. ठीक है, और अगर आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो सबसे पहले आपका नेचुरल ऑड फॉरेस्ट आएगा, इस पे मैं 1 लिख रही हूँ. फिर आएगा आपका यंग फॉरेस्ट, इस पे मैं 2 लिख रही हूँ. फिर आएगा आपकी अल्पाइन मीडो, इस पे मैं 3 लिख रही हूँ. और लास्ट में आएगा कोई भी पॉल्यूटेड लेक, तो इसको मैं 4th लिख रही हूँ. ये लास्ट में आएगा आपके सीक्वेंस के अंदर. ठीक है, सबसे हाई रहेगा ओल्ड का. तो ये जस्टिफाई हमने कर दिया है. अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स? What information is conveyed by each pyramid with regard to structure, function and energy in the ecosystem? तो 4th क्वेश्चन बोल रहा है कितने टाइप्स के 3 टाइप के क्या इकोलॉजिकल पिरामिड है. पहले तो 3 इकोलॉजिकल पिरामिड जो हैं वो क्या है, वो आपको बताना है. ठीक है, फिर आगे पूछा है कि क्या इंफॉर्मेशन, हर एक पिरामिड क्या इंफॉर्मेशन देता है आपको, हर एक पिरामिड क्या इंफॉर्मेशन देता है. इन टर्म्स ऑफ व्हाट इंफॉर्मेशन, इन टर्म्स ऑफ व्हाट इंफॉर्मेशन, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर. ठीक है, स्ट्रक्चर के फॉर्म में क्या स्ट्रक्चर है, क्या फंक्शन है और क्या एनर्जी है. इन 3 फॉर्म्स में हर पिरामिड आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है, मतलब हर पिरामिड का क्या फंक्शन है, हर पिरामिड का क्या स्ट्रक्चर है और हर पिरामिड का क्या एनर्जी कंट्रीब्यूशन है इन इकोसिस्टम. तो ये आपको पिरामिड के ऊपर लिखना है. ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी क्या टाइप्स हैं. तो देखिए, इकोलॉजिकल पिरामिड के जो टाइप्स हैं, वो उससे पहले आप यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इकोलॉजिकल पिरामिड होता क्या है. तो इकोलॉजिकल पिरामिड जो है वो इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो आप ये व्हाइट हाईलाइट में देख रहे हैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट. इकोलॉजिकल पिरामिड इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स. ठीक है, तो इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स. डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड. 3 तरह के इकोलॉजिकल पिरामिड हैं फैक्टर्स पे डिपेंड करते हुए. कौन कौन से हैं इकोलॉजिकल पिरामिड? पहला इकोलॉजिकल पिरामिड है ये पिरामिड ऑफ नंबर्स. ठीक है, पहला टाइप ये है. अब ये क्या है, यहाँ पे देखिए द इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर. इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन ईच ट्रॉफिक लेवल इज डिस्प्ले. इस ग्राफ के अंदर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म दिखाते हैं. अब ये पहला जो ट्रॉफिक लेवल होता है वो होता है प्रोड्यूसर्स का, दूसरा होता है हर्बीवोर्स का, तीसरा होता है कार्निवोर्स का, देन सेकेंडरी कार्निवोर, प्राइमरी कार्निवोर. तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा ना, नंबर होगा. हर ट्रॉफिक लेवल पे हम नंबर को वो करेंगे डिस्प्ले. ठीक है, हर ट्रॉफिक लेवल जो ग्राफ में रहेगा वो डिपिक्ट करेगा नंबर ऑफ द प्रोड्यूसर प्रेजेंट, नंबर ऑफ द हर्बीवोर प्रेजेंट. तो शोज टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म अवेलेबल ऑन दैट ट्रॉफिक लेवल. तो दैट इज तो पिरामिड ऑफ नंबर. सेकंड आता है पिरामिड ऑफ बायोमास. ठीक है, पिरामिड ऑफ बायोमास जो होता है, इन द इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ बायोमास ईच लेवल कंसिडर द अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस एट ईच ट्रॉफिक लेवल. अब इसके अंदर क्या होगा, हर ट्रॉफिक लेवल कितना बायोमास प्रोड्यूस कर रहा है वो ये बताएगा. बायोमास क्या होता है, हमने पढ़ा था, बायोमास होता है आपका वेट अपॉन एरिया.
ठीक है, वेट अपॉन एरिया, इसमें हम बायोमास को एक्सप्रेस करते हैं। बायोमास को एक्सप्रेस हम किस में करते हैं? वेट अपॉन एरिया में एक्सप्रेस करते हैं बायोमास को, केजी अपॉन एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया हमने सेम ले लिया, ठीक है, हर जगह का, मतलब एक ही फॉरेस्ट है उसी का एरिया लिया। अब इसमें हमने देखा पर यूनिट एरिया में कितने बुशेस हैं, तो उनका कितना वेट है, तो उनका वेट है 20,000 ग्राम। फिर बायोमास हमने देखा सेवरल गेजल्स का, जो भी वहां पे डियर है, हिरन है, वो उन सब का कितना है मास। और फिर चीता है वहां पे, एक ही चीता है तो उसका कितना मास है। ठीक है, तो वो सब हमने निकाला। तो वो है आपका पिरामिड ऑफ बायोमास, जिसमें बायोमास डिपिक्ट हो रहा है। फिर आते हैं हम पिरामिड ऑफ एनर्जी पे। पिरामिड ऑफ एनर्जी में हर ट्रॉपिक लेवल पे कितना एनर्जी प्रेजेंट है, वो होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, हर जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ट्रॉपिक लेवल में, तो एनर्जी रिड्यूस होता जाता है बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो देखिए यहाँ पे एनर्जी के टर्म्स में आपको ट्रॉफिक लेवल्स दिखाए हैं। पहले ग्रास है तो 10,000 किलो कैलोरी है उसके पास, ग्रास ऊपर के पास 1,000 है। ये एनर्जी आपको हर ट्रॉफिक लेवल पे देखने को मिल रही है यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं हम पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा टाइप्स, और एक्सप्रेस करने को पूछा स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड एनर्जी। तो स्ट्रक्चर हमने बना के दिखा दिया है, फंक्शन हमने बता दिया है, फंक्शन क्या है और क्या इसका इंफॉर्मेशन और क्या देनी थी, एनर्जी क्या है। ठीक है, व्हाट इंफॉर्मेशन इज कन्वेड बाय ईच पिरामिड विद रिगार्ड टू स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड एनर्जी। तो क्या इंफॉर्मेशन हर पिरामिड दे रहा है? ये पिरामिड इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कितना एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल पे प्रेजेंट है। ठीक है, इस पिरामिड का फंक्शन क्या है? इस पिरामिड का फंक्शन है कि हम अंडरस्टैंड कर पाए कि हर ट्रॉफिक लेवल पे कितना एनर्जी लॉस हो रहा है, कितना जा पा रहा है, और स्ट्रक्चर हमने बना दिया है। जो बायोमास वाला हमारा पिरामिड था उसमें भी हमें समझ आ रहा है कि हर लेवल पे कितना एनर्जी है बायोमास के हिसाब से। ठीक है, एंड नंबर वाले पे भी हमें समझ आएगा कि हर लेवल पे कितना नंबर है। अगर प्रोड्यूसर्स का नंबर ज्यादा है तो वहां पे ज्यादा एनर्जी होगा, ऊपर अगर नंबर कम है तो वहां पे कम एनर्जी होगा। तो ये एनर्जी भी डिपिक्ट हो जाएगा बाय पिरामिड ऑफ नंबर्स। तो दैट वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट अ शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट आपको लिखना है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पिरामिड ऑफ नंबर एंड पिरामिड ऑफ बायोमास। आपको पिरामिड ऑफ नंबर एंड पिरामिड ऑफ बायोमास के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है, तो आपको एक्सप्लेन करना है। पहले हम पिरामिड ऑफ नंबर की बात करते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर क्या है? एन इकोलॉजिकल पिरामिड कंस्ट्रक्टेड कंसिडरिंग द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन ईच ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन। पिरामिड ऑफ नंबर में क्या है, हर ट्रॉपिक लेवल पे कितने नंबर हैं, ठीक है, वो आपको सिक्वेंशियल मैनर में अरेंज करना है। तो दैट इज आपका पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर इज इकोलॉजिकल पिरामिड कंस्ट्रक्टेड considering the number of organisms in each trophic level इन अ फूड चेन। ठीक है, पिरामिड कैन नीदर बी अपराइट और इन्वर्टेड। जो पिरामिड ऑफ नंबर है आपका, वो आपका सीधा भी हो सकता है, सीधा मतलब अपराइट ऐसे ही, एंड इन्वर्टेड मतलब वो आपका ऐसा भी हो सकता है। लेफ्ट स्क्रीन पे देखिए, मैं समझा रही हूँ आपको। ठीक है, तो आपका जो 5th क्वेश्चन में पिरामिड ऑफ नंबर की बात की है, तो वो ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। और पिरामिड ऑफ नंबर क्या होता है, इसमें हर ट्रॉपिक लेवल एक नंबर को डिनोट करता है कि कितने नंबर वहां पे उस ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंट है। अब एग्जाम्पल देखते हैं हम, पहले अपराइट पिरामिड का एग्जाम्पल देखते हैं। अपराइट पिरामिड के एग्जाम्पल में है ग्रासलैंड का इकोसिस्टम। ग्रासलैंड के इकोसिस्टम में एक अपराइट पिरामिड बनेगा। तो पहले आएंगे आपके प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स में आएंगे आपके ग्रास। अब ग्रास का नंबर ऑब्वियसली ज्यादा होगा किसी भी कंज्यूमर से एक ग्रासलैंड के अंदर। फिर आएंगे आपके कंज्यूमर, जैसे उसको घास को चढ़ने वाले क्या होंगे, हिरन हो सकते हैं, ठीक है, डियर्स हो सकते हैं, उस घास को चढ़ने वाले इंसेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो फिर आएंगे वो। तो ऐसे आपका पिरामिड ऑफ नंबर बनेगा। अब इन्वर्टेड पिरामिड का एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। इन्वर्टेड पिरामिड के एग्जांपल में हम आएंगे ट्री इकोसिस्टम के अंदर। सबसे पहले आपका आएगा प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर के अंदर ट्री इकोसिस्टम में एक ही ट्री होगा, लेकिन उस ट्री के ऊपर बैठने वाले, उस ट्री को खाने वाले इंसेक्ट्स ट्री से ज्यादा होंगे, मोर देन वन होंगे। तो प्रोड्यूसर आपका कम है, कंज्यूमर आपका ज्यादा है, इसलिए ये बन गया है आपका इन्वर्टेड पिरामिड फॉर पिरामिड ऑफ नंबर।
यहाँ पे आप देख सकते हैं पिरामिड ऑफ नंबर इन ट्री इकोसिस्टम आपका इन्वर्टेड बना है। एक ही बिग ट्री है, उस पे इंसेक्ट्स बहुत सारे हैं। बर्ड्स इंसेक्ट से कम है पर ट्री से ज्यादा हैं। फिर लार्ज बर्ड्स स्मॉल बर्ड्स से तो कम है लेकिन ट्री से ज्यादा है, तो दैट इज इन्वर्टेड पिरामिड। एंड एक अपराइट पिरामिड आपका आएगा ग्रासलैंड में, जिसमें प्रोड्यूसर का नंबर, ग्रास का नंबर कंज्यूमर से ज्यादा होगा। अब आते हैं हम पिरामिड ऑफ बायोमास पे। पिरामिड ऑफ बायोमास क्या है? An ecological pyramid constructed considering the biomass of organisms। हर ऑर्गेनिज्म का, हर ट्रॉफिक लेवल पे जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका कितना बायोमास है उसको डिपिक्ट करने के लिए होता है पिरामिड ऑफ बायोमास। ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड कंस्ट्रक्टेड कंसिडरिंग द बायोमास ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ईच ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन इन अ सिक्वेंशियल मैनर। ये भी एक सिक्वेंशियल मैनर में होता है। हर ट्रॉफिक लेवल पे ऑर्गेनिज्म का कितना बायोमास है उसको डिपिक्ट करने के लिए होता है पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड अपराइट और इन्वर्टेड दोनों, इसमें भी सेम केस है, इसमें भी ये अपराइट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम अपराइट पिरामिड के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें भी सेम एग्जांपल हम देंगे, इसमें भी हम ग्रासलैंड का ही एग्जांपल देंगे अपराइट के अंदर। अब अपराइट के अंदर ग्रासलैंड में क्या है? ग्रासलैंड के अंदर जो प्रोड्यूसर्स हैं वो आए हैं ग्रास। अब ग्रास क्या कर रहे हैं? ज्यादा एनर्जी, ज्यादा बायोमास प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो ज्यादा बड़ा आएगा। प्राइमरी कंज्यूमर्स उससे कम कर रहे हैं, फिर 10% एनर्जी का लो लगा लेना, 10% एनर्जी ऊपर जा रही है, उतना ही बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो दैट इज अ पिरामिड ऑफ बायोमास। नाउ पिरामिड ऑफ बायोमास एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर होता है आपका इन्वर्टेड। इन्वर्टेड पिरामिड में अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं तो वो होगा आपका मरीन इकोसिस्टम। मरीन इकोसिस्टम के अंदर क्या होता है? मरीन इकोसिस्टम के अंदर जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, जो आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनका बायोमास जू प्लैंक्टन से कम होता है। जू प्लैंक्टन का बायोमास स्मॉल फिशेस से कम होता है और स्मॉल फिशेस का बायोमास लार्ज फिशेस से कम होता है। तो ये एक इन्वर्टेड शेप का पिरामिड बनेगा आपकी मरीन इकोसिस्टम के अंदर। ठीक है, पिरामिड ऑफ बायोमास। तो आई होप यू आर क्लियर विद क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही बड़ा सा क्वेश्चन है, आपको राइट स्क्रीन पे मैंने लगाया है। ठीक है, राइट स्क्रीन पे आपको लगाया है, एक बड़ा सा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लेट्स रीड। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? तो क्वेश्चन बोल रहा है कि गिवन बिलो इज द लिस्ट ऑफ ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ। नीचे आपको लिस्ट दिया है ऑटोट्रॉफ का एंड हेटेरोट्रॉफ का। ठीक है, क्या क्या ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ दिए हैं वो आपको छांटने पड़ेंगे, खुद से आपको छांटने पड़ेंगे, खुद से डिफरेंशिएट करने पड़ेंगे। तो विद योर नॉलेज अबाउट द फूड चेन स्टेब्लिश वेरियस लिंकेजेस बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन। जितना भी आपका नॉलेज है फूड चेन का, तो आपको खुद से बताना है कि कौन खाएगा और कौन खाया जाएगा, जो भी ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ नीचे दिए हैं। व्हाट इज दिस इंटरलिंकेज स्टैब्लिश नोन एज, और ये जो इंटरलिंकेज होता है इसको क्या बोलते हैं? तो ये तो आपको पता है, इसको बोलते हैं हम फूड वेब। ठीक है, ये आंसर तो आपको इधर से ही आ गया कि ये जो इंटरलिंकेज होता है डिफरेंट फूड चेन का, उसको बोलते हैं हम फूड वेब। ये आंसर तो आपको खुद से ही पता होना चाहिए। ठीक है, दैट आई शुड नॉट एक्सप्लेन यू मच। अब आगे क्या है? आगे आपको नाम दिए एल्गी, हाइड्रिला, ग्रास होपर, रैट, स्क्विरल, क्रो, मईस प्लांट, डियर, रैबिट, लिजर्ड, वुल्फ, स्नेक। तो ये आपको पता चल रहा है एल्गी ऑटोट्रॉफ है, हाइड्रिला ऑटोट्रॉफ है, ग्रास होपर हेटेरोट्रॉफ है, रैट हेटेरोट्रॉफ है। सब आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सारे एक बार ऑर्गेनिज्म पढ़ लीजिए। पिकॉक, फाइटोप्लैंक्टन, क्रस्टेशियंस, whale, tiger, lion, sparrow, duck, crane, cockroach, spider, toad, fish, leopard, elephant, goat, nymph and Spirogyra। सारे पढ़ लिए। अब देखिए फूड चेन एंड फूड वेब। फूड वेब होता है इंटरलिंकेज। पहले क्वेश्चन में बोला था कि लिस्ट दिया है, स्टैब्लिश करो लिंकेजेस। ठीक है, फूड चेन बनाओ। अब फूड चेन हम बनाएंगे तो सबसे पहले फूड चेन एंड फूड वेब का आप छोटा सा देखिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या होता है ना, आपको हर चीज को ना डिफाइन करना होता है। अब इसमें पूछा नहीं है फूड चेन फूड वेब को डिफाइन करो, बट सिंस इट इज अ लॉन्ग क्वेश्चन, बट आपको पीछे का एक बेसिस दिया है कि फूड चेन का नॉलेज आपको ऑलरेडी है, तो आपको फूड चेन का डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यू हैव टू डिफाइन व्हाट इज फूड चेन। तो फूड चेन इज अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू व्हिच न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी पास एज वन ऑर्गेनिज्म ईट्स द अदर। ये डेफिनेशन आपको लिख के आना है फूड चेन का। फिर फूड चेन का आपको एग्जाम्पल भी देना है। तो प्रोड्यूसर प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर प्रोड्यूसर को खाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्शियरी कंज्यूमर खाएगा। तो ये आपको दिखाना है। देन फूड वेब के बारे में बताना है। फूड वेब नेटवर्क होता है। देन फूड चेन, जो भी आपको ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे दिए हैं उनकी आपको बनानी है, क्योंकि यही क्वेश्चन में आपको बोला है क्या इंटरलिंकेज है वो बताना है। इंटरलिंकेज आप किसके थ्रू बताओगे? फूड चेन के थ्रू बताओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको जितने भी दिए थे ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मैंने आपको यहाँ पे बना के दे दिए हैं। ठीक है, तो
यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके आपको एक बार समझिए क्या फूड चेन बन रहा है, देन यू कैन इजिली अंडरस्टैंड। तो जितने भी ऊपर ऑर्गेनिज्म आपको दिए थे, पहले तो उनमें से आपको हेटेरोट्रॉफ एंड ऑटोट्रॉफ अलग कर देना है। तो ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जो प्लांट्स होते हैं। ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं आपके ऑटोट्रॉफ। तो उसमें आ जाएगा आपके एल्गी, हाइड्रिला, मेस प्लांट, फाइटोप्लैंक्टन, निम्फे एंड स्पाइरो वगैरह। मतलब जितने भी प्लांट, एल्गी, फंगस, ये सब हैं, ये आपके क्या है, फंगस नहीं, जितने भी आपके प्लांट, एल्गी, ये सब हैं, वो आएंगे आपके ऑटोट्रॉफ में। और वही प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होंगे ट्रॉफिक लेवल 1। तो ट्रॉफिक लेवल 1 पे आपके ये आ गए। बाकी इंटर रिलेशन हम देखेंगे दूसरों में। तो जितने भी ये होंगे जो प्लांट्स को खाएंगे, उनको आप रखोगे प्राइमरी कंज्यूमर ट्रॉफिक लेवल 2 पे। उस पे आ जाएंगे आपके स्पैरो, क्रो, पिकॉक, रैट, ये आप ऊपर से देख लेना, ये सब यहाँ पे दिए हुए हैं। देन सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे जो आपके ट्रॉफिक लेवल 3 पे आएंगे, जो इन सबको खाएंगे, ये जो आपको ऊपर दिए हैं। तो उसमें आ जाएंगे आपके स्पाइडर, लिजर्ड, वुल्फ, स्नेक। ठीक है। फिर आएंगे आपके टॉप कार्निवोर्स, जो आपका लास्ट ट्रॉफिक लेवल होगा, जो सबको खा सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे आप पूरा डिफरेंशिएट करके लिख के आना, टॉप कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर एंड प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। ठीक है। तो दिस इज द इंटरलिंकेज दैट यू हैव टू स्टैब्लिश इन द ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। सी ऑन योर लेफ्ट स्क्रीन, लेफ्ट स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 7। तो द एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम फॉलोज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एक्सप्लेन। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि जो एनर्जी फ्लो होता है आपके इकोसिस्टम में, वो फॉलो करता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसी को आपको एक्सप्लेन करना है। तो लेट्स सी, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, पहले तो ये समझिए। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट करता है दैट देयर इज अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एनी आइसोलेटेड सिस्टम टू मूव टुवर्ड्स अ डिसऑर्डरली स्टेट, दैट इज द एंट्रोपी इंक्रीजेस। ठीक है। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि देयर इज अ नेचुरल टेंडेंसी, एक नेचुरल टेंडेंसी है। ठीक है, नेचुरल टेंडेंसी है दैट ऑफ एनी आइसोलेटेड सिस्टम, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का एक नेचुरल टेंडेंसी है टू मूव टुवर्ड्स अ डिसऑर्डरली स्टेट, दैट इज एन एंट्रोपी इंक्रीजेस। ठीक है। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का एक नेचुरल टेंडेंसी है टू मूव टुवर्ड्स व्हाट, टू मूव टुवर्ड्स डिसऑर्डरली स्टेट। डिसऑर्डरली स्टेट क्या होता है? डिसऑर्डरली स्टेट होता है जिसका एनर्जी जो होता है वो स्टेबल नहीं होता है, डिसऑर्डर में होता है। मतलब एनर्जी डिफरेंस कुछ ना कुछ प्रेजेंट होता है। एनर्जी डिफरेंस, ये जो ट्राइंगल मैंने बनाई, ये एनर्जी डिफरेंस को, डिसऑर्डर को डिपिक्ट करता है। ठीक है। तो किसी भी आइसोलेटेड स्टेट का एक टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड्स अ डिसऑर्डरली स्टेट, जिससे कि एंट्रोपी इंक्रीज हो, एंट्रोपी मतलब एनर्जी इंक्रीज हो, तो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है। अब क्वेश्चन में बोला है कि एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम के अंदर भी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से होता है, इसको आपको जस्टिफाई करना है। तो जो लो आपका सेकंड लो है, ये क्वांटिटी के साथ कंसर्न नहीं है, ये क्वालिटी ऑफ एनर्जी के साथ कंसर्न है। ठीक है, ये आपको समझना है। तो एनर्जी फ्लो, अब हम इकोसिस्टम का एक बार देखते हैं कि कैसे होता है। तो ये डायग्राम को देखिए, एनर्जी फ्लो कैसे हो रहा है। ये आपका सनलाइट है, सनलाइट एनर्जी दे रहा है प्लांट्स को, और प्लांट्स के पास 20,000 किलो जूल का एनर्जी है। अब 20,000 में से जब रोडेंट के पास एनर्जी जाएगा, तो बस कितना जाएगा, 10% जाएगा 20,000 का, तो 2,000 जाएगा। फिर उसमें से कुछ हीट लॉस हो जाएगा, और फिर 2,000 का भी 10%, स्नेक के पास जाएगा 200 जाएगा, हॉक के पास 20 जाएगा, एंड ईगल के पास भी 10% जाएगा, विच इज 2 आफ्टर हीट लॉसेस। ठीक है। इस तरह से एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। अब ये देखिए, जो 10% लो है वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ही डिराइव हुआ है। क्यों? क्योंकि इन द इकोसिस्टम द प्रोड्यूसर ऑब्टेन द एनर्जी फ्रॉम द सन, और उसको ऑर्गेनिक मैटर में चेंज करता है। अब इस एनर्जी को 10% लो के हिसाब से हम आगे तक भेजते हैं। ठीक है। तो देयरफॉर एट ईच ट्रॉफिक लेवल द एंट्रोपी इंक्रीजेस फॉलोइंग द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हर ट्रॉफिक लेवल पे देखिए एंट्रोपी बढ़ रहा है। एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी है डिफरेंस ऑफ एनर्जी। ये रोडेंट और इस फ्रूट के बीच का जो डिफरेंस है उसको एंट्रोपी बोलेंगे। इस स्नेक और इस रोडेंट के बीच के डिफरेंस को एंट्रोपी बोलेंगे। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही बोल रहा था कि हर जैसे जैसे एनर्जी ट्रांसफर होता है, वैसे वैसे एंट्रोपी बढ़ता है। एंट्रोपी मतलब डिफरेंस ऑफ एनर्जी बढ़ता है, उसको ऐसे ट्राइंगल से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा केमिस्ट्री लिंक क्वेश्चन आ गया है ये बायो में, बट इट्स फाइन, इट्स नॉट वेरी हार्ड। आई होप आपको समझ गया होगा कि एंट्रोपी बढ़ता है, यही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है, और इकोसिस्टम में भी यही हो रहा है। यू कैन सी दैट 20,000 माइनस 2,000 इज ग्रेटर देन 2,000 माइनस 200। समझ गए ना? दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट विल हैपन टू एन इकोसिस्टम इफ ऑल प्रोड्यूसर्स आर रिमूव। पहला केस लेते हैं, अगर सारे प्रोड्यूसर रिमूव हो गए तो इकोसिस्टम के साथ क्या होगा। ठीक है।
तो सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स क्या है, डायग्राम में देख के बताइए, प्लांट्स। ठीक है, नीचे जो फर्स्ट लेवल है दैट इज प्लांट, दैट इज प्रोड्यूसर्स। अगर प्लांट्स को हटा दिया जाए तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आगे जितना भी एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी जितना भी आगे ट्रांसफर हो रहा है वो सब रुक जाएगा, क्योंकि एनर्जी जो है वो क्या है ना, पहले इनऑर्गेनिक मटेरियल जो था उसको ऑर्गेनिक मटेरियल में चेंज करना पड़ा, क्योंकि ऑर्गेनिक मटेरियल ही एनिमल कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, अब प्लांट्स है वही काम करता है, इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में चेंज करने का प्लांट काम करता है। अब जब प्लांट ही नहीं रहेगा, प्लांट ही नहीं रहेगा तो ये इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में चेंज नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। तो अगर इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोड्यूसर्स यही है, जितना भी फूड चेन है वो प्रोड्यूसर से शुरू होता है। अगर प्रोड्यूसर खत्म हो गया, कोई फूड चेन नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा, एवरीवन विल डाई। तो इम्पैक्ट क्या होगा, इफ द प्रोड्यूसर्स आर रिमूव द हर्बीवोर पॉपुलेशन विल डिक्लाइन। कुछ फूड नहीं रहेगा, सॉइल फर्टिलिटी लॉस हो जाएगी, एंड हर्बीवोर मर जाएंगे तो कार्निवोर भी मर जाएंगे, तो सारा पॉपुलेशन मर जाएगा। द प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोसिस्टम रिड्यूस हो जाएगा, हैबिटेट बिकम एरिड। ये सब तो लास्ट में होगा, पर इमीडिएटली क्या होगा, जैसे ही प्रोड्यूसर को हटाएंगे इमीडिएटली क्या होगा, इमीडिएटली हर्बीवोर का पॉपुलेशन डिक्लाइन कर जाएगा। ठीक है, प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम की कंसिडरेबली डिक्लाइन कर जाएगी, एंड हैबिटेट जो है वो एरिड हो जाएगा एंड डेजर्ट बन जाएगा। अब कंज्यूमर्स पे आते हैं। सेकंड स्टेटमेंट दिया है, अगर मान लीजिए हर्बीवोर को एलिमिनेट कर दिया तो क्या होगा। अगर मान लीजिए हर्बीवोर को एलिमिनेट किया तो क्या होगा। सबसे पहले तो कंज्यूमर्स का इंपॉर्टेंस समझिए। कंज्यूमर का इंपॉर्टेंस प्लांट की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखने का है। अगर कंज्यूमर्स को हटा दिया तो प्लांट का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, जो कि खराब है, एक्स मतलब किसी भी चीज का ज्यादा होना भी खराब है इकोसिस्टम के लिए, और कम होना भी खराब है। तो इम्पैक्ट क्या होगा, अगर हर्बीवोर को रिमूव कर दिया तो प्लांट पॉपुलेशन अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो बायो जियोकेमिकल साइकिल अफेक्ट होगी एंड इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। अब थर्ड स्टेटमेंट है, अगर सारे कार्निवोर को हटा दिया तो क्या होगा। अब देखिए, शेर वगैरह अगर सारे मर गए तो क्या होगा। शेर अगर वगैरह सारे मर गए तो जितने भी हर्बीवोर का पॉपुलेशन है, ठीक है, वो बढ़ जाएगा। अब वो बढ़ गया तो वो ओवर ग्रेजिंग हो जाएगा, मतलब सारे प्लांट खत्म हो जाएंगे। तो बेसिकली अगर कार्निवोर को खत्म किया तो सारे प्लांट हमारे खत्म हो जाएंगे और हमारा इकोसिस्टम पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ carnivore, and that will happen if all the carnivore population will be removed। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 को मैं हाईलाइट करूंगी, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे कंजस्टेड हो गया है, दैट्स वाई। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ आर्टिफिशियल और मैनमेड इकोसिस्टम, लिस्ट द सेलाइन। ठीक है, क्या बोला है इसमें, लिस्ट द सेलाइन फीचर्स बाय विच दे डिफर फ्रॉम नेचुरल इकोसिस्टम। तो इसमें बोला है कि आपको आर्टिफिशियल एंड मैनमेड इकोसिस्टम का एग्जाम्पल देना है, और आपको फीचर्स बताने हैं मैनमेड एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के, जिससे ये डिफर करते हैं नेचुरल इकोसिस्टम से। ठीक है, तो पहले तो आपको डिफरेंट बताना है कि क्या होता है आपका आर्टिफिशियल या मैनमेड इकोसिस्टम, एंड ये कैसे नेचुरल इकोसिस्टम से डिफरेंट होता है। तो देखिए, मैनमेड इकोसिस्टम क्या है, जो मैन ने बनाया, मैनमेड मतलब नाम में ही दिख रहा है मैनमेड। तो जो सिस्टम, जो इकोसिस्टम आर्टिफिशियल है, जो मैन ने बनाया, उसको बोलते हैं मैनमेड इकोसिस्टम। ठीक है, तो man-made ecosystem is the type of ecosystem in which the biotic and abiotic components and their interactions are maintained by humans। मतलब जो ह्यूमन मेंटेन करते हैं, ह्यूमन जिसको बनाते हैं। तो इसमें हम एग्जाम्पल देते हैं एक्वेरियम का, ठीक है, एंड फील्ड्स का। एग्जाम्पल है एक्वेरियम एंड फील्ड्स। अ नेचुरल इकोसिस्टम डज नॉट इन्वॉल्व द नीड फॉर ह्यूमन इंटरफेरेंस टू मेंटेन इट। ठीक है, तो इसके अंदर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के दो एग्जाम्पल दिए गए थे, ये आपको क्वेश्चन में पूछा था, तो दो एग्जाम्पल आप देके आना। फील्ड मतलब जो खेत है, और जो एक्वेरियम, ये मैनमेड है, मैन इनने बनाया है। अब डिफरेंस आपको बताना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम एंड नेचुरल इकोसिस्टम में क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस है नंबर ऑफ इंडिविजुअल। आर्टिफिशियल के अंदर फ्यूअर स्पीसीज है, नेचुरल के अंदर मोर है, ज्यादा है, तो दैट इज नंबर ऑफ इंडिविजुअल। दूसरा डिफरेंस क्या है, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। ठीक है, नीड ह्यूमन इंफेरेंस फॉर न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, एंड नेचुरल के अंदर न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग हैपेंस इन नेचर। ठीक है, पहला डिफरेंस क्या है, आर्टिफिशियल के अंदर कम होंगे स्पीसीज, ये पहला डिफरेंस लिखना। दूसरा डिफरेंस है बायोजियोकेमिकल साइकिल्स का। आर्टिफिशियल के अंदर ह्यूमन चाहिए उस साइकिल को मेंटेन करने के लिए, नेचुरल के अंदर सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। थर्ड डिफरेंस लिखना सेल्फ सस्टेनेबिलिटी का। आर्टिफिशियल जो इकोसिस्टम है वो सेल्फ सस्टेनेबल नहीं है। ठीक है, इसको बाहर से मैन चाहिए, लेकिन नेचुरल वाला सेल्फ सस्टेनेबल है। एंड फोर्थ डिफरेंस आप लिखो
ओके, एरिया ऑफ इकोसिस्टम का। आर्टिफिशियल लिमिटेड है, एक मैन अगर किसी इकोसिस्टम को बना रहा है तो एक लिमिटेड एरिया पे ही बना पाएगा ना। पर नेचुरल तो कितना भी हो सकता है, दिस इज अनलिमिटेड क्योंकि ये खुद से बना है। तो ये सारे डिफरेंसेस है, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपको याद रखना है तो याद भी रख सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं, दैट इज द डिफरेंस। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10th पे। क्वेश्चन नंबर 10th आपका बोला है कि द डाइवर्सिटी इंक्रीजेस व्हेन वन मूव्स फ्रॉम द पायनियर टू द क्लाइमेक्स स्टेज। तो इसका क्या एक्सप्लेनेशन है? इसमें बोला है कि जब एक पायनियर टू क्लाइमेक्स स्टेज पे पहुंचता है तो डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी बढ़ता है। तो इसका आपको एक्सप्लेनेशन देना है। तो इसका एक्सप्लेनेशन है इकोलॉजिकल सक्सेशन। एक्चुअली इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है ना, इकोलॉजिकल सक्सेशन मेंट टू इंक्रीज द बायोडाइवर्सिटी। एंड इकोलॉजिकल सक्सेशन चालू होता है प्राइमरी से और पहुंचता है क्लाइमेक्स पे। तो देखिए इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, पहले एक बेयर रॉक है, मतलब एक सिर्फ एक चट्टान है जिसपे कुछ नहीं है। अब उस पे धीरे धीरे लाइकेंस आए, लाइकेंस प्राइमरी प्लांट्स वगैरह होते हैं वो आए। फिर उसके बाद छोटे छोटे प्लांट्स और लाइकेंस आए, फिर ग्रास बनी, ग्रास के बाद फिर झाड़ बनी, और लास्ट में जाके एक बड़े से ट्रीज बन गए जो आते हैं आपके क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो स्टार्ट हुआ ये पाइनियर से, पाइनियर में सिर्फ चट्टाने थी, लाइकेंस थे, छोटे छोटे ग्रास थी, और लास्ट में जाके ट्रीज बन गए जो क्लाइमेक्स है। तो बायोडाइवर्सिटी आपको दिख रहा होगा, इधर तो कुछ भी नहीं है। इधर जब प्लांट्स आएंगे तो एनिमल्स भी आएंगे प्लांट्स को खाने के लिए, तो यहाँ पे डाइवर्सिटी बढ़ गई, यहाँ पे कम थी, यहाँ पे सॉइल न्यूट्रिएंट नहीं थी, यहाँ पे ज्यादा थी। तो ये जो हुआ ये हुआ आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन। दिस इज व्हाट, दिस इज इकोलॉजिकल सक्सेशन। और ये ऐसा नहीं है कि 2 दिन में हो जाता है, दिस टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। तो ये 100 ऑफ ईयर्स में ऐसा होता है। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन यही है कि जब की कोई बायोडाइवर्सिटी एक से दूसरे पाइनियर से जब क्लाइमेट स्टेज पे पहुंचती है तो बायोडाइवर्सिटी बढ़ता है। ठीक है, तो इकोलॉजिकल सक्सेशन की वजह से बढ़ता है। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है? इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। ग्रेजुअल मतलब एक धीमा प्रोसेस है जिसमें सिक्वेंशियल डेवलपमेंट होता है स्पीसीज के अंदर। ठीक है, इकोलॉजिकल सक्सेशन पाइनियर स्टेज से चालू होता है, क्लाइमेक्स तक पहुंचता है। पाइनियर क्या है? एक बिगिनिंग स्टेज होती है। बिगिनिंग स्टेज जो होती है उसमें ज्यादा फेवरेबल क्लाइमेट या एनवायरमेंट नहीं होता है फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो प्लांट पाइनियर स्टेज के पास कोई बायोमास नहीं होता है टू सपोर्ट डिफरेंट फोना। ठीक है, फोना मतलब एनिमल्स। तो पाइनियर स्टेज के अंदर एनिमल्स नहीं होते हैं क्योंकि वहां पे प्लांट्स वगैरह नहीं होते हैं। बाद में जब क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है वहां पे प्लांट्स उगते हैं तो एनिमल्स भी आ जाते हैं, इसलिए वहां पे बायोडाइवर्सिटी बढ़ जाती है। तो ये एक्सप्लेनेशन आपको इस क्वेश्चन में देना है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11th पे। क्वेश्चन नंबर 11th बोल रहा है व्हाट इज बायोजियोकेमिकल साइकिल। पहले तो बायोजियोकेमिकल साइकिल बताओ, देन व्हाट इज द रोल ऑफ द रिजर्वोयर इन द बायोजियोकेमिकल साइकिल। और बायोजियोकेमिकल साइकिल के अंदर जो रिजर्वोयर होता है उसका क्या रोल होता है, एग्जाम्पल दो आप एक सेडिमेंट्री साइकिल का विद रिजर्वोयर लोकेटेड इन अर्थ क्रस्ट। ये आपको क्वेश्चन नंबर 11th में बोला है। तो पहले तो एक्सप्लेन करो कि बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या होता है। अब एक डायग्राम आप देख सकते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल के लिए यहाँ पे लगा है। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं बायो का मतलब होता है, बायो मतलब लिविंग थिंग्स, बायोलॉजिकल थिंग्स। जियो का मतलब है जियोलॉजिकल, जियोलॉजिकल मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, एंड केमिकल तो केमिकल ही होता है। ठीक है, तो जब इन तीनों चीज की एक साइकिल बनती है तो इसमें तीनों एलिमेंट्स होते हैं, बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल एंड केमिकल। बायोलॉजिकल एलिमेंट्स क्या रहेंगे, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एक एनिमल है, ठीक है, यहाँ पे फंगस है, ये सब है आपके बायोलॉजिकल, यहाँ पे प्लांट है, दीज आर ऑल द लिविंग थिंग्स। अब जियोलॉजिकल के अंदर क्या आएंगे, नॉन लिविंग थिंग्स आएंगे, जैसे आपका सनलाइट आएगा, जैसे आपका सॉइल आएगा, ये सब जियोलॉजिकल है। आपका जो भी एरिया है वो आएगा। केमिकल के अंदर आएंगे आपके केमिकल, केमिकल जैसे CO2। ठीक है, जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स हैं आपके जमीन के अंदर वो सब आएंगे केमिकल, जैसे फोस्फोरस, नाइट्रोजन, ये सब केमिकल होते हैं, फोस्फोरस, नाइट्रोजन, कार्बन। तो ये तीनों एलिमेंट जब मिलेंगे तो आपका बनेगा बायोजियोकेमिकल साइकिल। अब बायोजियोकेमिकल साइकिल को मैंने डिफाइन कर दिया, तो आप ये लिखना इज अ साइक्लिक मूवमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। अब ये जो साइकिल बना है ये किसके लिए बना है, इससे न्यूट्रिएंट मूव हो रहा है। तो इट्स अ साइक्लिक मूवमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट थ्रू द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। ठीक है, एंड रिजर्वोयर क्या है इसमें, रिजर्वोयर स्टोर्स द न्यूट्रिएंट्स एंड रिलीजेस इट टू द साइक्लिंग पूल। रिजर्वोयर जो होता है वो न्यूट्रिएंट को स्टोर करता है और इसको साइक्लिंग पूल में रिलीज कर देता है। इट बैलेंस द रेट ऑफ इनफ्लक्स एंड इफ्लक्स ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। जो रिजर्वोयर होता है
वो बैलेंस करता है रेट ऑफ इनफ्लक्स एंड इफ्लक्स ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। जो भी रिजर्वियर होता है वो बैलेंस करता है इनफ्लक्स एंड इफ्लक्स को। रिजर्वियर क्या होता है, ये स्टोरेज होता है। स्टोरेज किस चीज का होगा, न्यूट्रिएंट्स का होगा। तो ये होता है रोल ऑफ रिजर्वियर कि वो स्टोर करता है न्यूट्रिएंट्स को। अब आपको क्वेश्चन में बोला है कि सेडिमेंट्री साइकिल का एग्जांपल दो जिसके अंदर रिजर्वियर अर्थ क्रस्ट के अंदर होता है। तो एग्जाम्पल मैं दूंगी फोस्फोरस साइकिल का। सेडिमेंट्री साइकिल का रिजर्वियर पूल होता है लिथोस्फीयर के अंदर। लिथोस्फीयर मतलब अर्थ क्रस्ट के अंदर, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल दूंगी एक फोस्फोरस साइकिल का। आप यहाँ पे देख सकते हैं फोस्फोरस साइकिल कैसी होती है। फोस्फोरस आपकी सॉइल के अंदर है, ठीक है। फोस्फोरस आपकी जो रॉक है, जो आपकी चट्टाने हैं, जब वो टूट रही है तो वहां से निकल रहा है। फोस्फोरस आपकी गाय के अंदर भी है, जब वो घास को खा रही है तो उसके अंदर फोस्फोरस जा रहा है। प्रोड्यूसर जो प्लांट्स हैं वो फोस्फोरस को कंज्यूम कर रहे हैं अपने रूट के द्वारा, ठीक है। और जो भी नीचे चट्टानों के नीचे आपके अर्थ के अंदर जो आपके फोस्फोरस है उसको सॉल्युबल करने के लिए वहां पे बैक्टीरिया बैठे हैं, ठीक है। तो ये सब जमीन के अंदर फोस्फोरस है। और ये जो फोस्फोरस है ये आपके एयर के अंदर स्टोर नहीं हो रहा है, हवा के अंदर स्टोर नहीं हो रहा है। ये आपके जमीन के अंदर बैक्टीरियाज जो हैं वो हेल्प कर रहे हैं इसको स्टोर करने में, ठीक है। तो बैक्टीरिया इन इन द अर्थ क्रस्ट के अंदर इज द रिजर्वोयर फॉर द फोस्फोरस। एंड दिस साइकिल इज द एग्जाम्पल ऑफ द सेडिमेंट्री साइकिल जिसके अंदर रिजर्वियर पूल आपके लिथोस्फीयर के अंदर होता है, मतलब अर्थ के अंदर होता है, अर्थ क्रस्ट के अंदर। तो इसके अंदर रॉक्स होते हैं, रिजर्वोयर पूल। एंड फोस्फोरस को ऐड करते हैं। फोस्फोरस यूज होता है एज फॉस्फेट विद द प्लांट्स। प्लांट्स टेक अप द फोस्फेट, ठीक है, एंड कन्वर्ट इट टू द ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर उसको कंज्यूमर कंज्यूम कर लेते हैं, फिर उनका एक्सक्रीशन होता है या फिर वो मर जाते हैं तो वो दोबारा सॉइल के अंदर चले जाते हैं। तो इन दी एंड फोस्फोरस आपके इस सॉइल के अंदर ही जा रहा है, ठीक है। तो रिजर्वियर इज सॉइल। अब आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे, द लास्ट अवेटेड क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ये क्वेश्चन बोल रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको ध्यान से समझना। लास्ट क्वेश्चन समझ के जल्दी जल्दी में मत कर लेना। ये क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द P/R रेशियो ऑफ अ क्लाइमेक्स कम्युनिटी एंड अ पायनियर कम्युनिटी। इस क्वेश्चन में बोला है कि P/R रेशियो क्या होता है क्लाइमेक्स कम्युनिटी का एंड पायनियर कम्युनिटी का। व्हाट एक्सप्लेनेशन कुड यू ऑफर फॉर द चेंजेस सीन इन द PR कम्युनिटी ऑफ अ पायनियर कम्युनिटी एंड क्लाइमेक्स कम्युनिटी। पहले तो आप बताइए कि PR रेशियो क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, PR रेशियो कुछ भी नहीं है। PR रेशियो आपका है प्रोडक्शन एंड रेस्पिरेशन रेशियो। ये प्रोडक्शन मतलब कितना प्रोड्यूस हो रहा है, रेस्पिरेशन मतलब कितना लॉस हो रहा है, ठीक है। रेस्पिरेशन एंड प्रोडक्शन का जो रेशियो है उसको बोलते हैं PR रेशियो। एंड PR रेशियो आपको पूछा है कि क्लाइमेक्स एंड पायनियर कम्युनिटी का कितना होता है, ठीक है। तो PR रेशियो पहले तो डिफाइन करते हैं, रेफर्स टू द ग्रोथ प्रोडक्टिविटी टू रेस्पिरेशन रेशियो ऑफ द टोटल कम्युनिटी ऑफ द स्पीसीज। अगर PR रेशियो 1 हो गया मतलब स्टेडी कम्युनिटी है, मतलब एक स्टेबल कम्युनिटी है। अगर PR रेशियो मोर देन 1 हुआ तो मतलब ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। तो PR रेशियो जब हम पाइनियर की बात करेंगे, पाइनियर कम्युनिटी की, तो पाइनियर कम्युनिटी के अंदर जो फर्स्ट स्टेज होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन का, उसमें होते हैं स्पीसीज जो फर्स्ट कॉलोनाइजर्स होते हैं। उसमें बेयर रोग होता है, ज्यादा न्यूट्रिएंट नहीं होता है, ठीक है। एंड इसलिए वहां पे जो PR वैल्यू होता है वो मोर देन 1 होता है, क्योंकि वहां पे कोई कंज्यूम नहीं कर रहा है तो ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा होता चला जाता है। लेकिन क्लाइमेक्स कम्युनिटी के अंदर कंज्यूमर्स आ जाते हैं और वो एक स्टेबल कम्युनिटी होती है। और जैसा कि मैंने बताया स्टेडी कम्युनिटी का PR रेशियो होता है 1। तो इसलिए PR रेशियो फॉर द क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज 1। अब आते हैं रीजन फॉर द डिफरेंसेस इन PR रेशियो। अब PR रेशियो में जो डिफरेंसेस होते हैं उनके क्या रीजन है वो देखिए। व्हेन अ कॉलोनी नीड्स टू बी स्टैब्लिश मोर ऑर्गेनिक, जब एक कॉलोनी को स्टैब्लिश करना होता है तो मोर ऑर्गेनिक मैटर हैज टू बी एक्यूमुलेटेड। ड्यूरिंग दिस स्टेज द नंबर ऑफ स्पीसीज इज लेस, देयरफॉर द रेस्पिरेटरी लॉसेस आर लेस एंड द ग्रॉस प्रोडक्टिविटी इज मोर। जब भी एक कॉलोनी को हम स्टेबल करना चाहते हैं तो मोर ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए, ठीक है। मोर ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए। तो इस स्टेज के अंदर नंबर ऑफ स्पीसीज कम होंगे, इसलिए रेस्पिरेटरी लॉसेस भी कम होंगे एंड ग्रॉस प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। लेकिन क्लाइमेक्स कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं तो ऑर्गेनिक मैटर को कंजम्पशन हो जाता है। जब ऑर्गेनिक मैटर का कंजम्पशन हो जाता है तो वहां पे क्या होता है, डिफरेंस इन द PR रेशियो इज ड्यू टू द इंक्रीज इन द स्पीसीज कंपोजिशन फ्रॉम पायनियर टू द क्लाइमेक्स स्टेज, ठीक है। इन द क्लाइमेक्स कम्युनिटी द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर presence in the species balances out the respiratory losses, ठीक है। तो वहां पे इसलिए यही एक्सप्लेनेशन हम दे सकते हैं कि चेंजेस होते हैं जब भी एक आपका कम्युनिटी पायनियर पायनियर, जैसे कि ये जो डायग्राम मैंने आपको दिखाया था, हाँ, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जब भी एक
कम्युनिटी एक पाइनियर, ये पाइनियर है, ठीक है। यहाँ पे आपके प्लांट्स वगैरह नहीं है, ये बेयर रॉक है। इससे जब एक क्लाइमेक्स के पास पहुंचता है, क्लाइमेक्स के अंदर ट्रीज आ गए हैं, प्लांट्स आ गए हैं, एनिमल्स आ गए हैं, तो पीआर रेशियो जो होता है वो आपका यहाँ पे ज्यादा होगा, मोर देन 1 होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, बस ऑर्गेनिक मैटर को कोई कंज्यूम करने के लिए है नहीं, नो कंज्यूमर्स, ठीक है। कंज्यूमर्स नहीं है तो आपका ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा, तो मोर देन 1 होगा। लेकिन यहाँ पे एनिमल्स आ जाएंगे, ये एनिमल्स इस ऑर्गेनिक मैटर को खाएंगे, तो पीआर रेशियो आपका 1 हो जाएगा। इसलिए चेंजेस होते हैं जब हम एक पाइनियर स्पीसीज से क्लाइमेक्स कम्युनिटी पे पहुंचते हैं, तो दैट इज द रीजन। आई होप यू आर क्लियर विद दिस चैप्टर नाउ। दिस चैप्टर was hell of a roller coaster ride, to be honest, because this chapter is very big, ठीक है। बहुत ही बड़ा चैप्टर है ये, बट उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है ये। तो इस चैप्टर को आपने अच्छे से किया, इट्स गुड। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। We will start with next chapter from another session. Okay, so all the best. Thank you.